हम में से अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि हमें घर वाले, ससुराल वाले, बच्चे या इवन हस्बैंड जो हैं वो इज़्ज़त नहीं दे रहे। और हम इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मुश्किलात में भी आ जाते हैं और हम बहुत परेशान हो जाते हैं और डिप्रेशन में आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये गौर किया कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, या वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिन पे अगर हम लोग अमल करें तो ये वाली परेशानी हमारी ख़त्म हो सकती है। तो आज की वीडियो इसी हवाले से ये आप लोगों से बात करूँगी, किस तरह आप इन सब लोगों से, अपने इर्द गिर्द लोगों से अपनी इज़्ज़त करा सकते हैं और किस तरह से आप एक ज़हनी सुकून में आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वही बात जो हमेशा करती हूँ, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करते हैं। चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, अपनी इज़्ज़त कराने के लिए ना सबसे पहली जो चीज़ है जो आपने करनी है वो ये है कि आप अपनी इज़्ज़त खुद से करें, अपनी रिस्पेक्ट करें, अपनी वैल्यू को पहचानें। बाज़ हम इतने डाउन टू अर्थ हो जाते हैं या हम इतना ज़्यादा लोगों के आगे समझ लें कि पेश होना शुरू हो जाते हैं कि लोग हमारी इज़्ज़त करना खुद ही ख़त्म कर देते हैं। अपनी वैल्यू, अपना रुतबा या जो भी आपकी पोजीशन है लोगों में, उसको आप बरकरार रखें। कि जो आपका रिश्ता है, अगर आपका रिश्ता बड़े का है ना, मतलब आपकी बड़ाई है, या आप बीइंग मदर आप अपने आप को कंसीडर कर लें, या इवन आप एक बीवी हैं और बीवी की रिश्ते की जो इज़्ज़त, जो रिस्पेक्ट है वो आपने बरकरार रखनी है। जब आप बहुत ज़्यादा, हमें बाज़ दफ़ा क्या लगता है कि हम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो रहे हैं, वो फ्रेंडली होते होते ना हमारी रिस्पेक्ट कम होना शुरू हो जाती है। तो अपनी रिस्पेक्ट को पहचानें, खुद अपनी इज़्ज़त कराएंगे तो लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे। अगर आप हर वक्त लोगों को अवेलेबल रहेंगे तो लोग अल्टीमेटली आपकी इज़्ज़त करना छोड़ भी देते हैं। अच्छा, अगली चीज़ आपको बताऊँ कि इज़्ज़त कराने के लिए ना ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि आपने ना किसी दूसरे के लेवल पे नहीं जाना। जो जिस तरह का है ना, आपने उस तरह से जाके उसका जवाब नहीं देना। वही बात है कि ईंट का जवाब पत्थर से मत दें। इस तरह जो है ना, फिर लड़ाई तो चलती ही रहेगी ना। जब एक बंदा, आप देखें, अब कभी आपके किसी के साथ अगर इस तरह की बात हो रही है कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आपने ऐसा नहीं करना कि वो दू ब दू आप जवाब देने पे उतर आएँ, ठीक है। जब हम इस तरह से करते हैं ना कि हम मुकाबलेबाजी पे उतर आते हैं, तो वहाँ पर भी ना फिर आपकी रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, बीइंग मदर आपने क्या करना है कि जब आपको लगे ना कि बच्चा जो है ना यहाँ पे तंग कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, उसे थोड़ी देर के लिए ना वहीं पे छोड़ दें, ठीक है। उसको ख़त्म कर लेने दें बात को। क्योंकि अगर आप उसके से ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर देंगी ना, तो फिर आपकी बात की ना वैल्यू नहीं रहेगी। बच्चे को भी पता लग जाता है कि अब जो है ना बस वैल्यू ख़त्म होगी इस बात की, तो वो भी उसको लिंगर ऑन करना शुरू होता है। या बाज़ दफ़ा कुछ माओं के साथ ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा शोर मचा रही होती है ना, बच्चों को बहुत ज़्यादा शाउट करती हैं, डांटती हैं, और उसमें क्या होता है, बच्चा ढीठ होना शुरू हो जाता है। वो एक टाइम आता है जब आपकी बात को सुन के ना और उसकी अहमियत को ख़त्म कर देता है। वो कहता है बस ये तो आदत हो गई है कि अब जो है ना हमारी माँ ने सारा दिन इस तरह बोलते रहना। तो वहाँ पे वो आपकी बात सुनना और समझना छोड़ देते हैं और फिर वो वही करते हैं ढिठाई में जो उनका दिल कर रहा होता है। तो वहाँ पे भी बात ये है कि आपने शोर नहीं मचाना। उनके बच्चे, या कोई भी बच्चे क्या, बड़े भी, इवन वो आपके एक्ट्स जो होते हैं ना, उन पे ज़्यादा फोकस होता है बजाय इसके कि आपकी बात पे। वो जैसे कहते हैं ना कि शेर से ज़्यादा जो है ना, शेर का खौफ जो है वो जानलेवा होता है। तो अपनी पर्सनैलिटी में इस तरह की चीज़ लाएं कि आपकी बात करने से पहले ही अगले बंदे को अंदाज़ा हो कि बात की अहमियत से ज़्यादा आपके जेस्चर जो है ना उनकी अहमियत है। तो आपकी इज़्ज़त खुद ब खुद अगले की नज़र में बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, एक चीज़ का आपने और ध्यान रखना है, जो कि हम अगला पॉइंट भी इसको कंसिडर कर लेते हैं, कि कभी भी अगर आपका किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाए ना, तो बाद में उसे सबक सिखाने की कोशिश ना करें, चीज़ों को छोड़ दें, ठीक है। अपनी रिस्पेक्ट और अपनी कदर दूसरे की नज़र में बढ़ाने के लिए ना एक चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि माफ़ करना सीख लें। जब आप माफ़ करना शुरू हो जाते हैं ना, तो बस फिर आपकी इज़्ज़त भी बढ़ती चली जाती है। ये बात बिल्कुल एक आप समझ लें कि इफ़ेक्ट है, ठीक है। लेकिन जब आप ये करते हैं कि आप बस कोशिश यही करें कि आपने जो है ना अगले बंदे को सबक सिखाना है, इसका बदला लेना है, तो फिर वो बात लंबी चली होती चली जाती है और रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। जो शख्स हमेशा इंतकाम लेने की कोशिश में लगा रहता है ना, सोचता रहता है, उसके ज़ख्म कभी भी नहीं भरते, वो हमेशा ताज़े ही रहते हैं। क्योंकि उसको हमेशा बात जो है ना वो शुरू से याद आना शुरू हो जाती है। तो थोड़ी सी भूलने की आदत भी अपना लें इस सिलसिले में। थोड़ा सा चीज़ों को भूल जाया करें, इग्नोर कर दिया करें, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, लोगों की नज़रों में ना ऐसे लोगों की इज़्ज़त भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है जो कि मौके से फ़ायदा उठाते हैं। मौका परस्त बिल्कुल भी ना बने, ठीक है। क्योंकि जब आप मौके से फ़ायदा उठा रहे होते हैं ना, और आपके जहन में ये होता है कि इस मौके पे मुझे ये काम मैं करूँगा, तो इसमें अगले का चाहे जितना मर्जी नुकसान हो, मुझे यहाँ पे फ़ायदा होगा, तब भी लोग आपकी इज़्ज़त करना छोड़ देते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि मौका परस्त इंसान है जो किसी भी वक्त सिर्फ अपना फ़ायदा देख सकता है। ये सेल्फिश इंसान है जो अपने फ़ायदे के लिए किसी का भी नुकसान किसी भी टाइम पे कर सकता है। तो ये वाला काम जो है ना, ये वाली आदत अगर आप में है, तो इससे तो आपने फिल फॉर आपने जान छुड़ा लेनी है।
अच्छा, आपसे अगर कहीं पे गलती हो जाती है ना, कोई आपसे मिस्टेक हो भी जाती है अगर, तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि आपने ऐसा नहीं करना कि आप उससे जो है ना ये कहना शुरू कर देंगे जी मुझसे तो हुआ नहीं, ढिठाई पे उतर है। बल्कि आपने ज़िम्मेदारी का लेनी है, ठीक है? जो आपसे गलती हुई, जो मिस्टेक हुई, उसकी ज़िम्मेदारी ज़रूर लीजिए कि हाँ, मुझसे ये हो गया है प्रॉब्लम, ये मुझसे इशू हो गया है, तो अब इसको सॉल्व किस तरह से करना है, तो उस चीज़ पर गौर करें। अच्छा, हमारे घरों में ना एक ये झगड़े बड़े ज़्यादा होते हैं, जिन घरों में बहुएँ होती हैं, देवरानियाँ जेठानियाँ अगर रह रही होती हैं, तो एक दूसरे के ऊपर ना चीज़ें डालना शुरू कर देती हैं कि ये तो मुझसे नहीं हुआ, ये इससे हुआ, ये इसने ऐसे कह दिया था, उसने ऐसे कह दिया था, ये वाला काम मत करें। आपने देखा होगा एक घर में जहाँ पे बहुएं होती हैं, बहुएं रह रही होती हैं, तो वहाँ पे एक बहू की इज्जत थोड़ी ज़्यादा होती है, एक की कम होती है। क्यों? इसका भी एक रीज़न होता है। बाज़ लोग इतने स्मार्टली काम कर रहे होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये जो है ना काम कम कर रहा है, लेकिन इसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा हो रही होती है, इज़्ज़त ज़्यादा हो रही होती है, लेकिन उसकी वजह होती है। उसकी ये वजह है कि उन्हें इज़्ज़त कराना आती है अपनी। और बाज़ लोग जो है ना बस गधे की तरह लगे होते हैं, फिर भी दूसरों की नज़रों में उनकी अहमियत नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट छोड़ देते हैं, अगर समझ लें कि आपके घर में मेहमान आ गए। अच्छा, मैं बात यहाँ पे कर रही हूँ जॉइंट फैमिली की ना, तो एक खातून है, उन्होंने सारा काम कर लिया, सारा किचन का भी कर लिया, कुकिंग कर ली, सारा कुछ कर लिया, लेकिन मेहमान के सामने उन्होंने अपने फेशियल एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे दिए कि जिससे घर वालों को भी शर्मिंदगी हुई और आने वाले को भी शर्मिंदगी हुई, शायद मैंने कोई गलत काम कर दिया। और जो दूसरी खातून है, मतलब समझ लेंगे देवरानी जिठानी की जैसे बात कर रही हूँ, उन्होंने काम तो कुछ नहीं किया, लेकिन वो बड़े खुश मिजाजी से अगले बंदे से मिली, उन्होंने बड़े उनसे सलाम दुआ की, हाल चाल पूछा, उनके पास बैठी सारी। तो क्या होता है, उसकी इज्जत ज़्यादा हो गई। एक जिसने अपनी सारी जो है ना वो अपने दिन में काम कर लिया, अपनी जान मार ली, लेकिन उसकी इज्जत नहीं हुई। तो उसकी वजह क्या है कि आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किसी से मिलते हुए, बात करते हुए अपने फेशियल एक्सप्रेशंस जो है ना उन पे ध्यान ज़रूर दीजिए कि आप किस तरह से अगले बंदे से मिल रहे हैं। अच्छा, बात करते हैं कि हस्बैंड से इज़्ज़त कैसे करानी है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जनाब। तो ये जो शौहर साहब या मियाँ साहब जो भी है ना, उनसे इज़्ज़त कराने के लिए ना सबसे पहली बात तो ये कि आर्गुमेंट करना छोड़ दें। अच्छा, मियाँ बीवी के रिश्ते में ना एक चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है कि जब लड़ाई झगड़ा हो रहा हो ना, किसी बात पे बहस हो रही हो, तो खामोशी अख्तियार कर लें। एक बंदे को बोलने दें, अपनी बात पूरी करने दें। जब हम दू ब दू बहस करने शुरू हो जाते हैं ना एक दूसरे से, तो फिर वो बहस जो है ना लंबी होती चली जाती है, और वहाँ पे झगड़ा जो है ना वो तवील हो जाता है। तो हस्बैंड के साथ तो इज़्ज़त कराने के लिए पहला पॉइंट तो बिल्कुल यही है कि बहस करना छोड़ दें। अगर आपको लगे ना एक जगह पे हस्बैंड गलती पे भी है, लेकिन वो बोल रहे हैं, तो आप खामोश हो जाए, और जब मामला ठंडा हो जाए ना, उसके बाद आप अपनी बात बताएं कि आप क्या कहना चाह रही थी और प्रॉब्लम कहाँ पे थी। इस सूरत में क्या होता है कि आपकी जो है ना वो रिस्पेक्ट बढ़ना शुरू हो जाती है। जब मामलात बिल्कुल बराबरी के हो जाते हैं ना, तो फिर तो वही बात है कि फिर तो आप एक दूसरे को सुनाते जाएं, तो वो लस्सी बनती जाएगी। पानी जितना मर्जी आप डालते जाएं ज़रा सी दूध में, तो वो लस्सी तो लंबी ही होती चली जाएगी। हाँ, लेकिन इसमें मैं हरगिज़ ये बात नहीं कह रही कि आपका जो वैलिड पॉइंट है वो भी आप ना बताएं, वो ज़रूर बताएं। लेकिन गुस्से की हालत में ना, इसलिए गुस्से को हराम करार दिया गया ना, गुस्से की हालत में आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी जो दूसरे के दिल में हमेशा के लिए आ जाए। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ, हर वक्त लोगों के लिए अपने आप को अवेलेबल मत रखें। जब हम बहुत ज़्यादा लोगों के लिए भी हर वक्त अवेलेबल रहते हैं ना, लोग तब भी हमारी इज़्ज़त करना छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि बिल्कुल फ़ारिग है, इसके पास कोई काम नहीं है, हम इसको जब भी किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए बुलाएंगे, ये हाजिर होगा। तो ऐसे लोगों की भी इज़्ज़त होना कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है? आप ज़रूर किसी की मदद करें, किसी के काम आएँ, लेकिन एक लिमिट तक। और एक दफ़ा ऐसा भी होता है ना, बाज़ दफ़ा कि हमारे पास अपने भी बड़े काम होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है, फिर भी हम टाइम निकाल रहे होते हैं लोगों के लिए। तो वो भी आप समझ लें कि आप 10 में से 5 दफ़ा तो ये वक्त काम कर लें, 5 दफ़ा इसको ना ही करें। अच्छा, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब से मैंने थोड़ा सा लोगों से अवॉइड करना शुरू किया ना, या मुझे ऐसा लगा है कि लोग मुझे बहुत ज़्यादा समझ लें कि हल्का लेना शुरू हो गए, मैंने थोड़ा सा ना अवॉइड करना शुरू किया। तो इससे एक तो मेरी ज़िंदगी में बड़ा सुकून और आसानी आ गई, दूसरा लोगों को भी अब ये पता लग रहा है कि हाँ, इसकी रिस्पेक्ट करनी लाजमी, यहाँ पे हमने डिसरिस्पेक्ट किया। देखिए, साइलेंस इज़ द ओनली आंसर टू डिसरिस्पेक्ट। जहाँ पर आपको लगे ना कि आपकी बेइज्जती हो रही है, जिस जगह पे, वहाँ पे आप खामोशी से साइड पे हो जाएं। ये एक बेहतरीन रिवेंज है, ठीक है? इससे ज़्यादा अच्छा बदला मुझे ऐसा लगता है कि कोई हो ही नहीं सकता। तो जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो। इस हवाले से आपके पास भी कोई टॉपिक हो या कोई पॉइंट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आके। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कमेंट्स करते हैं अच्छे से, और मैं इसीलिए उनका फ़ौरन रिप्लाई भी देती हूँ। तो जनाब, साथ ही साथ ना यहाँ पर मैं आज सैरी के लिए बना रही थी शलजम गोश्त। वैसे तो शलजम जो है ना वो एंड हो रहे हैं तकरीबन मार्केट में, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से, तो बस मैंने सिंपली जो है ना गोश्त को पहले भून लिया था। और बाज़ लोग जो है ना शलजम गोश्त शोरबे वाला ही बनाते हैं, लेकिन मैं ये इस तरह से भुना हुआ बनाती हूँ, बहुत अच्छा सा लगता है। और गोश्त को भूनने के बाद बस उसमें मैंने शलजम इस तरह से कट करके ऐड कर दिए थे, और प्रेशर दे दिया था मैंने इसको। 5 से 7 मिनट में बिल्कुल अच्छे से गल जाते हैं। उसके बाद आपने इसको अच्छा सा इस तरह से तोड़ लेना।
बहुत अच्छा से शलजम गोश्त बनता है। थोड़ा सा पानी डाल के इसकी हल्की सी आपने ग्रेवी बना लेनी है। ऊपर से आप इस पर हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे, अगर चाहें तो गरम मसाला डाल दें। अच्छा, ये वाली डिश ना हमारे घर में जो खाई जाती है ना, वो बॉयल्ड राइस के साथ खाई जाती है, लेकिन बहरहाल सहरी के लिए बना रही थी, तो सहरी में तो इसको आप रोटी के साथ ही खाएंगे। वैसे कुछ लोग सहरी में चावल भी खा लेते हैं, अगर आपको पसंद है तो ज़रूर खा लीजिएगा, लेकिन चावलों के साइड से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए ना आप इसमें ज़रा सा पालक भी डाल सकते हैं। उससे क्या होता है कि शलजम में जो अपना एक कसाव सा होता है ना, थोड़ा सा वो ख़त्म हो जाता है पालक डालने से, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो इस डिश को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जनाब मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। आप लोगों का इतना प्यार, इतनी मोहब्बत है कि हम लोगों ने इतनी जल्दी इतने सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए। मज़ीद आप लोगों के लिए इसी तरह से अच्छी सी वीडियोस आती रहेंगी। आप लोगों ने सिर्फ एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी साथ ज़रूर प्रेस किया करें। तो जनाब आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ आऊँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।